हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। भाई आज का जो सेशन है वो बेस्ड है आपके सिटिंग अरेंजमेंट पे। आपको पता है इसके पहले का जो सेशन आपने देखा होगा उसमें सिटिंग अरेंजमेंट किस टाइप का पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, वो हमने देखा है। आज का जो सेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आज आपकी फाउंडेशन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट चल रही है जिसमें आप बेसिक्स के बारे में जानेंगे। कुछ एक टर्म्स होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, और वो टर्म्स के बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। क्लियर? उन टर्म्स में ज्यादातर हम में से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये देखने के बाद आपसे वो गलती नहीं होगी। क्लियर? आइए चलते हैं अपने इस सेशन में और जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या आता है। तो पहले तो सिटिंग आपको पता ही है, सर्कुलर की हम लोग बात कर रहे हैं, और फिर हम बात करें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की, और फिर लीनियर। ये टाइप की सिटिंग को हम लोग डील करने वाले हैं, और इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हर जगह पे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट फ्रेम होता है वो इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहता है। तो दो तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम में दी जाती है, एक कहलाता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और एक होता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को हम लोग क्विकली अरेंज कर लेते हैं, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिलेट करते हुए होता है, और उसी रिलेशन के लिए हम लोग कुछ मतलब आपका जो एग्जामिनर होता है वो कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करता है क्वेश्चन के फ्रेमिंग में, और वो टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ये समझते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। जब भी आप किसी भी सिटिंग को कर रहे होंगे तो वहां पे राइट और लेफ्ट का बहुत महत्व आता है। सामान्य रूप से जब आपकी सिटिंग होती है जिसमें सर्कल की बात की जाए तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट को हम लोग सर्कुलर सिटिंग में समझेंगे। क्लियर? अब देखो, एक सर्कल है और उसका ये सेंटर है। कुछ जो एक व्यक्ति है अगर मान लो सेंटर फेसिंग है, तो सेंटर फेसिंग का जो राइट है वो किधर जाता है और लेफ्ट किधर जाता है वो जानते हैं। अब आप अपने आप को एज्यूम करो, ये एक बंदा है, ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका जो राइट है वो किधर जाएगा? इस तरफ, और जो इसका लेफ्ट होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर ये ऊपर बना हूं तो ये बंदा अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका राइट किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा, और इस तरफ कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें तो यहां पे राइट किधर था? इस तरफ। अब ये देखो इस तरफ चल रहा है राइट, मतलब राइट सर्कुलर में सेंटर फेसिंग की तरफ। सेंटर फेसिंग के केस में राइट किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे अगर हमने आपसे बोला ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी अगर सेंटर फेसिंग है तो इसके राइट में थर्ड प्लेस पर 1 2, और ये थर्ड प्लेस कौन आएगा? ए आएगा। ये बात क्लियर है? ऐसे ही अब जरा लेफ्ट को समझते हैं। लेफ्ट का देखो एरो किस तरफ बना हुआ है, इस बंदे का लेफ्ट इधर, इस जो यहां देख रहा है अंदर की तरफ उसका लेफ्ट इस तरफ। तो लेफ्ट को देखें तो वो किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस केस में सर्कुलर में जब सेंटर फेसिंग होता है तो लेफ्ट किधर जाएगा? क्लॉकवाइज। तो कोई भी व्यक्ति जो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, अगर उसके लेफ्ट और राइट की बात की गई हो तो समझना राइट की बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, और लेफ्ट की बात करेगा तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। जैसे अगर यहां पे बोलता, मान लो एक व्यक्ति है जो बाहर की तरफ देख रहा है और कह रहा है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो अब यहां पे बी बनाया और ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो बाहर का जो राइट जाएगा वो किधर जाएगा? वो इसका एकदम उल्टा होगा। और अगर यहां पे इसका लेफ्ट बोले तो लेफ्ट देखो किधर जाएगा? 1 2 3। बी का लेफ्ट इस तरफ जाएगा सेंटर फेसिंग के केस में। अब जरा हम लोग आउटर फेसिंग की बात कर लेते हैं।
आउटर फेसिंग के केस में बाहर की तरफ ऐसे दिख रहा है और इसका राइट किधर जाएगा, इस तरफ, ये तो दिख रहा होगा आपको। और लेफ्ट कैसे जाएगा, इस तरफ। यहां पे अगर बाहर फेस कर रहा है तो राइट किधर जाएगा, इस तरफ, और लेफ्ट किधर जाएगा, इस तरफ। अब समझने वाली बात यह है कि आउटर फेसिंग के केस में देखें तो राइट किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। अब यहां पे राइट क्लॉकवाइज जा रहा है और लेफ्ट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप, ये लेफ्ट है, लेफ्ट इधर चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। वही सेंटर फेसिंग के केस में, सेंटर वाले के केस में अगर हम लोग बात करें, वहां पे राइट कैसे चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, और लेफ्ट कैसे चल रहा था, क्लॉकवाइज चल रहा था। मतलब दोनों का उल्टा। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा गया एक व्यक्ति आउटर फेसिंग है, या फिर यहां मान लो बोला गया ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी यहां पे बनाएंगे और अब इसका राइट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1, 2 and 3, ए को हम यहां पे रखते हैं। बात क्लियर? तो आउटर फेसिंग और सेंटर फेसिंग में यह डिफरेंस है। आप देख सकते हो सेंटर फेसिंग में राइट कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। वहीं आउटर फेसिंग में राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यह बात क्लियर है? अब यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे रो में। अब अगर रो ऐसी है और यहां पे कोई इधर फेसिंग है नॉर्थ की तरफ, तो इसका राइट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और लेफ्ट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर ये साउथ फेसिंग है तो राइट इस तरफ जाएगा और लेफ्ट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये बात भी क्लियर होगी? ओके। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे बताए दे रहा हूं। जैसे आपको बोला गया ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ये पॉइंट को समझना, एक सर्कल है, अब चाहे वो सेंटर मान लो, आउटर मान लो यहां पे सेंटर फेसिंग, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो जब भी थर्ड बोले तो समझ जाओ दो लोगों का गैप। कितना गैप? 2 पर्सन गैप। कैसे? ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो बी को यहां बनाया 1, 2 and 3। यहां पे कौन है? ए। अब देखो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ये पॉइंट का खास तौर से ध्यान रखना। ऐसे ही रो में अगर बोला गया होता ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, और मान लो इधर नॉर्थ फेसिंग है तो बी इधर, इसके राइट में थर्ड, 1, 2 and 3। यहां पे कौन आता? ए आता। और अब ए और बी के बीच में कितने लोगों का गैप है? 2 लोगों का। तो जब भी थर्ड राइट बोलेगा तो 2 लोगों का गैप, सेकेंड टू द राइट बोले तो 1 लोगों का गैप, इमीडिएट राइट बोले तो कोई गैप नहीं, फोर्थ टू द राइट बोले तो 3 लोग पर्सन का गैप। ये बात भी अपने जहन में रखना। अब चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑपोजिट यहीं से मिलता है। अभी हमने आपको एक बात बताई, कई बार आपके एग्जाम में नंबर ऑफ पर्सन फिक्स होते हैं। मान लो पहले सर्कुलर की बात करें। सर्कुलर में ऑपोजिट का केस कब आता है? कई बार डायरेक्टली दिया जाएगा और कई बार इनडायरेक्ट रूप से ऑपोजिट बोलेगा। अब कैसे? मान लो 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में, तो 8 लोग बोल रहे हैं बराबर दूरी पर। वो लिखता है 8 people are sitting in a circular table equidistant from each other, या बराबर दूरी पर है, तो कुछ ऐसे बनता है। अब यहीं पे 7 लोग बोला गया होता तो इक्विडिस्टेंस आता, तो लेकिन वहां पे ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। बात क्लियर? अब देखो, एक तो डायरेक्टली बोल देगा, मान लो ए इज ऑपोजिट ऑफ बी, बोला गया एक स्टेटमेंट, ए इज ऑपोजिट ऑफ बी। तो पहली बात, ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। कहीं पे भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर वो एक दूसरे के विपरीत पोजीशन पर होंगे। ठीक। एक होता है ऑपोजिट फेसिंग, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये तो ऑपोजिट हो गया।
अब ऑपोजिट लिखने का एक और तरीका, मान लो 8 लोग हैं और बोलेगा ए इज फोर्थ टू द राइट ऑब्लिक लेफ्ट ऑफ बी। ध्यान रखना, अब ए मान लो सेंटर फेसिंग है, बी मान लो सेंटर फेसिंग है, तो बी के राइट में फोर्थ, 1 2 3 एंड फोर्थ, ये कौन हुआ? ए हुआ। लेफ्ट में देखो बी के 1 2 3 एंड ये फोर्थ, और कहां पे पढ़ रहे हैं? ऑपोजिट पढ़ रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये रीड कैसे करेंगे। यहां पे गिनने से अच्छा है कि अगर 8 लोग हैं और उसके हाफ की बात कर रहा हो, फोर्थ, 6 लोग हैं, थर्ड राइट या लेफ्ट की बात कर रहा हो, तो समझ जाओ उनका पोजीशन ऑपोजिट है। किस केस में? अगर ये नंबर आपका इवन है, मतलब 8 लोग हैं या 6 लोग बैठे हुए या 4 लोग बैठे हुए, 10 लोग बैठे हुए, 12 लोग बैठे हुए, ऐसे में अगर ऑड नंबर है तो बराबर डिस्टेंस पे तो होंगे लेकिन ऑपोजिट नहीं बनेगा, या आपको भी समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो ये तो ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट रहा किसके केस में? सर्कुलर के टेबल केस में। अब यहीं पे जब लीनियर की बात करता है तो पैरेलल रो में ऑपोजिट की बात करता है, बोलेगा ये इसके ऑपोजिट है। कई बार बोलता है ऑपोजिट के राइट या लेफ्ट में, तो इस कंडीशन में ऑपोजिट का मतलब ये होता है जो उसके बिल्कुल सामने पड़ रहा हो। पॉइंट क्लियर? अब देखो, एक होता है ऑपोजिट फेसिंग, जैसे कुछ लोगों को हमने बना लिया, अब ए और सी यहां लिखा हुआ है और कह रहे ए एंड सी आर ऑपोजिट फेसिंग, या फिर ऐसा लिखेगा ए इज फेसिंग ऑपोजिट टू सी। अब सी अगर सेंटर देख रहा है तो उस कंडीशन में ए आउटर देखेगा। क्लियर? ऐसे ही रो में भी बोलेगा, अब वो मिक्स वाले क्वेश्चन में आता है ए एंड सी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऐसे यहां पे भी हो सकता है। तो ये ऑपोजिट फेसिंग हुआ, और ऑपोजिट जो एक बोलता है वो पोजीशन की बात कर रहा होता है। तो जब नॉर्मली बोलेगा ऑपोजिट टू दिस और ऑपोजिट टू दैट, इट मींस वो ऑपोजिट पोजीशन की बात कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब यहां पे ये स्टेटमेंट की फ्रेमिंग में एक बात आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ हु एंड हुम। हु का मतलब हुआ जो, और हुम भी वही जो कि अब वही चीज सेम रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब जैसे लिखा हुआ है ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, हु इज सेकेंड राइट, सॉरी थर्ड राइट ऑफ सी। अब पहले सर्कुलर के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। मान लो 8 लोग हैं और आपसे कहा गया ए इज सेकेंड राइट ऑफ, अब मान लो बी यहां पे बनाया, बी सेंटर फेसिंग है, ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में फर्स्ट सेकेंड यहां कौन आ गया? ए आ गया। पहली बात तो यहां से क्लियर हो गई। अब ये दो स्टेटमेंट का मिक्सचर होता है और उसमें कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल करता है? हु या फिर हुम इस्तेमाल कर सकता है, दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहे हु इज थर्ड राइट ऑफ सी, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, हु जहां पे भी लिखा हो उसके तुरंत पहले वाले व्यक्ति के बारे में ही उसके बाद का स्टेटमेंट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। हु के बाद का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा हु के तुरंत पहले आने वाले व्यक्ति के बारे में ही होता है। इसका मतलब ये बात जो कही गई है इस थर्ड राइट ऑफ सी, ये हु के तुरंत पहले मतलब बी के बारे में कहा गया, तो कह रहे बी इज थर्ड राइट ऑफ सी। तो बी जो है वो किसके राइट में? थर्ड है, सी के राइट में। इसका मतलब 1 2 3, थर्ड राइट का मतलब कितने का गैप? 2 का गैप। तो सी को यहां रख दें और सी के राइट में फर्स्ट सेकेंड, और ये थर्ड कौन आ गया? बी आ गया। ये बात क्लियर है? ऐसे ही रो की सिटिंग में भी होता है। मान लो नॉर्थ फेसिंग है तो कह रहे ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, तो यहां पे हमने बी बना लिया, तो बी के राइट में फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे कौन आ गया? ए आ गया। ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड राइट ऑफ सी, मतलब बी के बारे में कह रहे हैं कि बी किसके राइट में थर्ड प्लेस पर है? सी के। तो सी को यहां बनाएंगे और 2 का गैप कर देंगे, तो वो सी के राइट में सेकेंड पोजीशन पर। तो हु और हुम जो है वो अपने तुरंत पहले आने वाले व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा होता है। यह बात समझना जरूरी है। आइए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहीं पे एंड और बट। अब जैसे हमने लिखा था ए इज
सेकेंड राइट ऑफ बी एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। सेम स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे हु की जगह पे हमने कंजंक्शन क्या इस्तेमाल कर दिया, एंड, या फिर वहां पे कंजंक्शन बट का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब अगर एंड कंजंक्शन का या बट कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ तो उसका क्या मतलब है देख लो। जैसे अगर हम सर्कुलर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कह रहे ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी। अब मान लेते हैं बी जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो बी को यहां मान लिया और ए उसके राइट में सेकेंड पोजीशन पे 1 2, यहां पे कौन आ गया, ए आ गया। अब आगे लिखा हुआ है ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी एंड थर्ड राइट ऑफ सी। अब जब एंड लगा होगा तो ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है। एंड मतलब एंड के बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में, मतलब ए के बारे में उस स्टेटमेंट में बात कर रहा होगा। तो ये कह रहे ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, मतलब ए और सी के बीच में दो लोगों का गैप, थर्ड मतलब दो का गैप, एक का गैप, दो का गैप, सी को यहां रख दें तो सी के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, यहां पे कौन आ गया, ए सी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर हो गया। बात क्लियर है। ऐसे ही आपके रो की सिटिंग में भी होगा, जैसे बोला गया ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में सेकंड पोजीशन पर 1 2, यहां पे कौन आ गया, ए आ गया। और कह रहे एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो सी को यहां रखना पड़ेगा और दो लोगों का गैप उनके बीच में 1 2 का गैप, और यहां पे सी के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, यहां पे थर्ड आ गया। ये बात क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एंड और बट का, हु और हुम का। ये बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फेसिंग ईच अदर, कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में बोलेगा दे आर फेसिंग ईच अदर। अब ये बेसिकली आपके उन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है जिनमें सेंटर आउटर मिक्स होता है। अब मान लो ये सर्कुलर टेबल है, अब इसमें सेंटर कुछ लोग आउटर की तरफ बैठे हुए, और बोला गया ए इज फेसिंग, ए एंड सी आर फेसिंग ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात ए और सी ऑपोजिट में है और ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बात क्लियर। तो यहां से दो बात निकल रही है। इफ इट इज रिटेन कि ए एंड सी, ए और सी एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और सी उस टेबल में बैठे हुए आमने सामने और उनका फेस जो है वो एक दूसरे के सामने है, मतलब दोनों ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं। क्लियर। और यही बात पैरेलल रो में भी लिखी जा सकती है कि ए एंड सी आर फेसिंग ईच अदर। इसका मतलब ए अगर इस लाइन में है तो सी इस लाइन में होगा, और ए अगर अब यहां पे ये दोनों में से ए जो है वो नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ, और सी किधर देख रहा होगा, नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। क्लियर। तो दो इंफॉर्मेशन यहां से मिलता है ऐसे स्टेटमेंट से, फेसिंग ईच अदर से। अब देखो एक अगला इसी से आता है, फेसिंग अवे टू ईच अदर। अब अगर सर्कुलर के कॉन्सेप्ट में लिखा गया ए एंड सी फेसिंग अवे टू ईच अदर, मतलब हुआ कि ए और सी जो है वो एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ए इधर, सी इधर। ऐसे ही आपका रो की सेटिंग में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमीडिएट। अब कई बार आपके एग्जाम में बोलेगा इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है ना। तो अगर रो की सेटिंग में इमीडिएट राइट बोल रहा है, इसका मतलब तुरंत बगल में या तुरंत इस तरफ। इमीडिएट राइट तो मतलब इस तरफ, इमीडिएट लेफ्ट मतलब इस तरफ। ये डिपेंड करता है कि किसके राइट में, और जिसके राइट में वो किधर फेस कर रहा है, सेंटर, आउटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डिपेंड करता है। अगर वो सर्कल में हुआ तो अगर बोला गया मान लो बाहर की तरफ देख रहा है, इमीडिएट राइट इधर आएगा, इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ आएगा। और अगर सिर्फ वो बोलता है सी इज इमीडिएट ऑफ ए, इसका मतलब सी और ए बगल बगल है, लेकिन ये नहीं पता कि सी जो है वो ए के राइट में है या फिर लेफ्ट में है। अब अगर इमीडिएट राइट या लेफ्ट बोला गया तो ठीक है, इमीडिएट सिर्फ बोला गया तो नॉर्मली उसके बगल में होना चाहिए, दोनों तरफ में से कहीं पे भी हो सकता है। ये बात क्लियर। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उससे पहले देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारा पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, लेकिन एक बात यहां बतानी जरूरी है, कई बार आपके एग्जाम में अवे आता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, कई बार बोलेगा ए इज
2 प्लेस अवे टू सी। और इसके बारे में बात करेंगे जब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा आता है तो बहुत सारा कंफ्यूजन, और आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं। अगले वीडियो को देखने से पहले इसको जरूर सर्च करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।